Hello and welcome to the class. In today's class we are going to share essential elements of Hindu marriage जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 5 में दी गई हैं और टोटल एसेंशियल कंडीशन भी 5 ही हैं। देखिए, चाइल्ड रेस्ट्रेंट एक्ट 1978 के आने से पहले जो एसेंशियल कंडीशंस मानी गई थी, जो सेक्शन 5 में मेंशन की गई थी, वो 6 थी। क्योंकि उस वक्त 1978 से पहले जो मैरिज की एज थी वो जो अभी है 18 to 21 ईयर्स वो नहीं थी, बल्कि थोड़ी कम थी। इसीलिए वहां पे गार्जियन की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती थी और वो क्लोज जो 6 है वो गार्जियन के बारे में ही बात करती थी। जब चाइल्ड रेस्ट्रेंट एक्ट 1978 आया, उसके बाद जो मैरिज एज है वो बढ़ गई। तो यानी कि जब एक व्यक्ति अडल्ट हो जाता है उस वक्त उसकी एज कर दी गई, चाइल्ड मैरिज को खत्म करके मैरिज की एज बढ़ा करके अडल्ट वाली एज पे कर दी गई, क्योंकि 18 इयर्स के पर्सन को अडल्ट मान लिया जाता है। इसीलिए अडल्ट सफरेज भी है, यानी कि उसे वोट करने का अधिकार भी आ जाता है। तो जब वोट करने का अधिकार है तो शादी का अधिकार भी आ गया। तो इसीलिए जो है वो वाली जो हमने बात की क्लोज 6 जो थी सेक्शन 5 में, उसको हटा दिया गया, उसका कोई औचित्य ही नहीं रह गया। तो आज जो हम बात करेंगे वो कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, एसेंशियल एलिमेंट्स कितने, एसेंशियल कंडीशन कितनी, 5। ट्रिक से याद रखिए, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 5 लगा है बाद में। सेक्शन 5 में एसेंशियल कंडीशंस हैं और 5 ही इसमें क्लोज हैं। ये इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, प्री में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि कितनी क्लोज में, मतलब कौन से सेक्शन में मेंशन की गई है। लेकिन ये तो बहुत आपको बेसिक बता रही हूँ, उसमें पूछा जाता है कौन सी क्लोज में कौन सी कंडीशन है, तो वो भी आपको ट्रिक बता देते हैं। पहले देखिए, 5 एसेंशियल कंडीशंस की हम बात करेंगे। पहली है मोनोगेमी, दूसरी है सैनिटी, तीसरी है एज ऑफ द मैरिज, और चौथी है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, और 5वीं है सपिंडा रिलेशनशिप। अब ट्रिक भी जान लीजिए क्या है। अगर आप उस ट्रिक से याद कर लेंगे तो आपको 100% श्योरिटी करती हूँ, अगर इस चीज से रिलेटेड, इस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो 100% उसको जो है अटेम्प्ट करके आएंगे। तो देख लीजिए ट्रिक क्या है। ट्रिक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम बहुत कंफ्यूजन अपने माइंड में रख लेते हैं जब एकदम से हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि कौन सी क्लोज में कौन सी बात कही गई थी। इसीलिए ट्रिक से पढ़ेंगे तो याद रखेंगे। और ये आता ही है जब भी एसेंशियल कंडीशन की बात आए। तो मैंने आपको बोला, बहुत बेसिक बात बता रही हूँ कि 5 सेक्शन में एसेंशियल कंडीशन की बात की गई है, सेक्शन 5 में बात की गई है, वो नहीं आता। वो तो बहुत छोटी, बहुत मामूली सी बात है। उसमें क्लोज पूछते हैं, कौन सी क्लोज में कौन सी बात की गई। तो आप ट्रिक से समझिए, एक व्यक्ति जिसका दिमाग परिपक्व है उसको ही माना जाएगा कि उसकी एज भी ठीक है, शादी करने लायक है, और वो जब शादी कर लेता है तो अपने सारे रिलेशनशिप तोड़ देता है, और रिलेशनशिप ऐसे तोड़ता है कि पिंडदान भी नहीं करता। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति दिमाग परिपक्व करने के बाद एज भी अब उसकी ठीक आ जाती है, उसके बाद सब रिलेशनशिप तोड़ देता है और उसके बाद वो सब पिंडदान भी नहीं करता। ये बात अगर आप याद रख लेंगे, इस लाइन को अगर आप रख लेंगे तो कभी गलती नहीं करके आएंगे एग्जाम में कि कौन सी क्लोज में कौन सा पॉइंट था। मैं समझा देती हूँ मैंने किस तरीके से कहा। एक व्यक्ति, मोनोगैमी की बात करी तो मोनोगैमी जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है, और ये मोनोगैमी मोनोज और गैमोस से बना है, जिसमें मोनो का मतलब होता है अलोन और गैमी का मतलब होता है मैरिज। यानी एक व्यक्ति सिंगल ही मैरिज करेगा, डबल मैरिज, 2 मैरिज नहीं करेगा। तो मोनोगैमी, एक व्यक्ति एक ही शादी करेगा। दूसरा, मैंने बोला उसका दिमाग परिपक्व हो गया, यानी कि इनसैनिटी नहीं है उसके पास, यानी वो सेन है, सेनिटी की बात हुई है। फिर उसकी जब परिपक्व हो गया दिमाग, परिपक्वता के साथ उसको जो है एज भी आ गई, तो एज उम्र आ गई उसकी, तो यानी कि एज ऑफ मैरिज की बात क्लोज 3rd में हो रही है। उसकी ऐसी एज आई, उसने ऐसी शादी की कि उसने सब रिलेशनशिप तोड़ लिए। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड क्या होते हैं वो मैंने आपको लास्ट क्लास में, जिसमें कि एसेंशियल कंडीशन भी थी, उसमें मैंने आपको पहले ही बताई थी कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपिंडा रिलेशनशिप जो है वो क्या बात करते हैं, एसेंशियल कंडीशन की बात करते हैं। जो डेफिनेशन में बात करी थी हमने दोनों ही चीजों के बारे में सेक्शन 3 में, तो उस चीज को आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो बेस था। उसके बाद आप पढ़ेंगे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है, इन जो हम क्लास पढ़ेंगे उसमें। तो आगे हमें बात समझ में, ये क्या बात समझ में आई कि उसकी एज आ गई, दिमाग परिपक्वता आने के बाद एज भी आ जाती है।
तो ऐसे मत करना कि एज के साथ परिपक्वता आती है, पहले दिमाग आता है, प्रॉपर आता है, फिर उसके बाद एज आती है, फिर उसके बाद आता है वो सारा रिलेशनशिप खत्म कर लेता है। यहाँ पे वो बात नहीं है कि रिलेशनशिप खत्म होता है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ, नहीं, समझाने के लिए बोल रहे हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड है, भैया मेरे घर कोई आना जाना नहीं। सपिंडा रिलेशनशिप का मतलब भी कुछ और होता है, पत्रित बनाने के लिए बनाया है कि वो पिंडदान भी नहीं करेगा। अगर ऐसे याद करोगे तो फिर भूलोगे नहीं और एग्जाम में क्लोज सही करके आओगे। तो अब बात कर लेते हैं एक एक क्लोज की जो कि हमने एसेंशियल कंडीशन में पढ़नी है। देखिए आज इस क्लास में हम 3 ही कंडीशन की बात करेंगे, एक मोनोगेमी की और एक बात करेंगे सैनिटी की और तीसरी हम बात करेंगे एज ऑफ द मैरिज की। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने सारे केस लॉज हैं, अगर हम प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपिंडा रिलेशनशिप को इस क्लास में इंक्लूड करेंगे तो क्लास जो होगी वो 1 घंटे की हो जाएगी। तो इसलिए हम इस क्लास को कम करेंगे और आज इन 3 कंडीशन पे फोकस करेंगे और प्रोहिबिटेड और सपिंडा को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। इसलिए बने रहिएगा क्लास में और केस लो मिलेंगे आपको एंड में, क्योंकि जब हम समझ जाएंगे बातों को तो केस लो हमें करना आसान होता है, इसलिए केस लो मैं लास्ट में रखती हूँ। साथ साथ समझाऊंगी तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम भी आएगी, नहीं अगर एक जो है बाद में समझाऊंगी तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ हमने ये पढ़ा था और इस केस में ये कहा गया। तो ध्यान रख लीजिएगा इस बात को कि हम केस लो जो पढ़ेंगे वो क्लास के एंड में पढ़ेंगे, मतलब समझने के बाद। तो चलते हैं क्लॉज 1 पे। क्लॉज 1 क्या बोलती है? मोनोगैमी, जैसे कि बताया एक विवाह की बात हो रही है। 1955 से पहले बहुविवाह की प्रथा भी हुआ करती थी, यानी एक व्यक्ति एक से ज्यादा शादी कर लेता था। इस तरह से कहीं कहीं पे पॉलीएंड्री भी देखने को मिलती थी, मीन्स स्त्रियां भी एक से ज्यादा विवाह कर लेती थी अपने एक जो पहला पति है उसके जीवित रहते हुए। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि मोनोगेमी का मतलब एक व्यक्ति एक टाइम पे एक ही शादी करेगा। एक टाइम पे एक शादी का मतलब अगर ऑलरेडी मैरिड है, मैरिड एग्जिस्टेंस में है, सबसिस्टेंस करती है, तो उस वक्त वो व्यक्ति, वो मैरिज वैलिड भी है तो दूसरी शादी नहीं कर सकता, और करेगा तो दूसरी शादी होगी वॉइड एब इनिशियो है सेक्शन 11 द हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि दूसरी मैरिज आप नहीं कर सकते अगर आपकी पहली मैरिज वैलिड है। तो अगर आप करते हैं, कोई व्यक्ति करता है, तो वो क्या होगा, वो मैरिज जो दूसरी होगी वो वॉइड होगी हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग, हिंदू मैरिज लॉ के अकॉर्डिंग। तो अभी समझ में आया हमें मोनोगेमी का मतलब क्या, दूसरी मैरिज होगी वो कैसे हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। लेकिन अगर पहली मैरिज वॉइड है तो दूसरी मैरिज अगर प्रॉपर कंडीशन से होती है तो पहले वाली मैरिज का हम सब्सिस्टेंस मानेंगे नहीं, दूसरी वाली वैलिड मानी जाएगी। ये बात भी ध्यान रखना। अदरवाइज जो हम बात कर रहे हैं ना सेक्शन 11 की, वो हम नेक्स्ट आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, इसलिए उस चीज के बारे में आप सोचिए मत कि वॉइड वॉइडेबल में कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, वो हम सब पढ़ेंगे। तो बस हम अभी समझने के लिए पढ़ रहे हैं कि अगर पहली मैरिज वैलिड कंडीशन पे हुई है, कौन कौन सी कंडीशन जो हम पढ़ रहे हैं वैलिड है, तो उस केस में जो दूसरी शादी अगर हो रही है तो वो वॉइड ही कही जाएगी, भले ही वो भी वैलिड तरीके से हुई हो। वैलिड तरीके का मतलब सब कुछ हुआ हो, रिचुअल्स हुई, सेरेमनीज हुई हो जो शादी के लिए होनी चाहिए, भले ही वो सब हुआ हो, लेकिन पहली मैरिज वैलिड है, वो अभी है, मतलब मैरिज खत्म नहीं हुई, ना तो डिवोर्स हुआ, ना व्यक्ति मरा है, तो उसके बावजूद भी दूसरी शादी होती है तो वो वॉइड हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन आती है सैनिटी की। देखिए सैनिटी की जब हम बात करें तो सैनिटी में 2 बातें हमें समझने वाली हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये, सैनिटी की डेफिनेशन अमेंडमेंट के साथ में चेंज हुई। पहली बात तो उसमें ये आई थी कि जो अमेंडमेंट से पहले जो सैनिटी का माना जाता था, यही माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति लुनेटिक है या इडियट है तो उसी को माना जाएगा कि इनसेन है, बाकी सारे व्यक्ति जो है वो कैसे माने जाएंगे, सेम माने जाएंगे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इस डेफिनेशन को चेंज करके और भी बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को मान लिया गया कि वो एक व्यक्ति को इंसेन बनाते हैं। तो दूसरी 2 चीजें हमें समझ में आ गई और हम की बाद में चेंज हुआ, बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो गई। अब देखते हैं क्लॉज 2 की जब हमने बात की जो कि सैनिटी की बात करता है, उसके अंदर 3 सब क्लॉज हैं। कौन सी 3 सब क्लॉज है? पहली सब क्लॉज ये कहती है कि एक मैरिज, अगर एक व्यक्ति है जो इंसेन है, वो शादी करता है, तो वो कैसे बोलेंगे, वो इतना इंसेन है कि वो वैलिड कंसेंट देने लायक नहीं है, मीन्स उसको नहीं पता कि शादी के मायने क्या है, तो जो उसकी कंसेंट है वो वैलिड नहीं होगी, वो वैलिड कंसेंट देने लायक नहीं है। दूसरी बात, वो हो सकता है उसकी मेंटल कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी नहीं हो, लेकिन वो शादी के मायने नहीं समझ सकता और प्रोक्रिएट नहीं कर सकता, चिल्ड्रन, संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता, तो इसी वजह से उसको मान लिया जाएगा इंसेन। तीसरी कंडीशन माना गया कि अगर उसको दौरे पड़ते हैं, मतलब फिट्स पड़ते हैं, तो उस केस में भी उसको इंसेन मान लिया जाएगा। तो 3 कंडीशन 3 सब क्लॉज 2 में इंक्लूड की गई। अब जब हमने इंसेन की बात करी तो भाई ऐसी शादी अगर हो जाती तो क्या होता है, देखिए
अगर एक व्यक्ति को पता नहीं था, से अगर हस्बैंड और वाइफ में से वाइफ जो थी इंसेन थी और हस्बैंड को नहीं पता था, उसको शादी के वक्त उसको नहीं बताया गया, वाइफ के घर वालों ने नहीं बताया, या वाइस वर्सा भी अगर हस्बैंड के घर वालों ने नहीं बताया, तो मैरिज जो होगी वो वॉइड नहीं हो जाएगी, सेक्शन 11 नहीं होगा, सेक्शन 12 आएगा यहाँ पे। मीन्स वाइफ या हस्बैंड जो भी मतलब जिसको नुकसान हुआ है उसके पार्ट पे वॉइडेबल होगा, उसके इंस्टेंस पे वॉइडेबल होगा। उसकी मर्जी है वो शादी रखना चाहते हैं, रखना चाहती है, रखना चाहता है या फिर नहीं। वो चाहे तो खत्म भी कर सकते हैं, वो चाहे तो शादी के साथ कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो शादी कैसे हो जाएगी, वॉइडेबल हो जाएगी अगर क्लोज सेकंड के अकॉर्डिंग शादी हुई है, मतलब क्लोज सेकंड को खत्म करते हुए, क्लोज सेकंड को हैम्पर करते हुए, नुकसान पहुंचाते हुए, ये क्लोज सेकंड को कंट्रावेंशन करते हुए अगर शादी हुई है तो शादी वॉइडेबल होती है। फिर क्लोज 3 पे हम आगे बढ़ते हैं, जो एज ऑफ मैरिज की बात करती है। तो भाई ये तो सर्व ज्ञात है, सभी को पता है, सर्वविदित है कि जो है एक जो लड़की है उसकी शादी की उम्र 18 साल और लड़की की 21 साल। और अगर शादी हो जाती है तो क्या होता है भाई, ना तो वो वॉइड में आती है ना वो वॉइडेबल में आती है, वो पनिशेबल हो जाती है। जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं उस शादी के लिए वो सब कैसे होते हैं, पनिशेबल होते हैं। तो ये तीनों कंडीशंस हमें याद रखनी है, एसेंशियल कंडीशन और प्रोहिबिटेड और सपिंडा, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि हमने बात करी भाई उसकी शादी की एज थी, शादी की एज हो गई, अब भाई वो रिलेशनशिप तोड़ रहा है, पिंडदान भी नहीं करेगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो अभी हम केस लॉ की तरफ बढ़ लेते हैं आगे। सबसे पहले हमारे पास है श्रीमती यमुना बाई अनंतराव आधार वर्सेस अनंतराव थीराराम आधार 1988, और ये क्लोज हमारी 1 जो कि मोनोगैमी की बात करता है उसका केस है। इस केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने शादी करी जो कि वैलिड थी, उसके बाद दूसरी शादी कर ली। तो दूसरी शादी केस ने बोला कि जो दूसरी शादी की है वो वॉइड एब इनिशियो है, स्टार्टिंग से ही वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो खत्म, निल, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और जो स्पाउस है वो सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस के लिए भी नहीं आ सकता। सेक्शन 125 किसका, सीआरपीसी का, जो कि मेंटेनेंस की बात करता है, तो उसमें भी वो नहीं आ सकता, मांग नहीं सकता, क्या मेंटेनेंस नहीं मांग सकता, क्योंकि दूसरी जो मैरिज है वो वॉइड है। तो जो व्यक्ति को अगर नुकसान हो रहा है वॉइड मैरिज के अंदर किसी स्पाउस को, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, वो मेंटेनेंस के लिए भी नहीं मान सकता क्योंकि वो वॉइड है। फिर अजीत राय शिवा पंडित वर्सेस बाय वसुमती का केस, ये क्लोज सेकंड का केस है। और इस केस में ये बोला गया कि अगर ऐसा हो जाता है कि उस व्यक्ति को नहीं पता था जिससे शादी हो रही है कि वो व्यक्ति इंसेन है, तो मैरिज जो होगी वो वॉइडेबल होगी, वॉइड नहीं होती है। फिर दुर्योधन वर्सेस बेंगावती 1977 का केस, और ये क्लोज थर्ड का केस है। इसमें वही बात बोली जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर ऐसे शादी हो जाती है जिसमें कि मैरिज की एज जो है लड़का या लड़की दोनों में से किसी की भी कम होती है, तो वो पनिशेबल मैरिज हो जाता है। व्यक्ति जो उसके लिए उत्तरदायी है, जिसने शादी कराई है, वो पनिशेबल है, वो वॉइड या वॉइडेबल मैरिज में वो मैरिज नहीं आती है। फिर श्रीमती अलका शर्मा वर्सेस अभिलेष चंद्र शर्मा 1991 के केस की हम बात करें, तो ये जो केस है वो केस जो है हमारा क्लोज सेकंड का है। क्या केस है ये है सैनिटी वाला केस। इसके में ऑनरेबल एमपी हाईकोर्ट ने बोला था कि जो हमने अभी आपको बताया कि इसके अंदर सेक्शन 5 के क्लोज 1-2 के में 3 क्लोज और हैं, ठीक है ना, ये बताया ना आपको। तो उन 3 क्लोज में से जो सेकंड क्लोज है ना, उस सब क्लोज जो 3 क्लोज में से जो सेकंड सब क्लोज है, उस सब क्लोज में जो वर्ड यूज हुआ है कि भाई वो तो इस कैपेबल नहीं है कि वो शादी की जिम्मेदारी समझ सके, एंड और की बात की, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन की बात की, तो बोले कि दोनों चीजों को गिना जाएगा, एंड भी और भी। तो ये देखा जाएगा कि भाई व्यक्ति इस लायक है कि नहीं, वो शादी की बात समझ सकता है कि नहीं, कि उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ हो, उनका जीवन सुखमय हो। कैसे सुखमय होगा, जब दोनों व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित होंगे तभी जीवन सुखमय बना पाएंगे। और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन की बात भी है, बिगेटिंग की बात भी है, उनके पालन पोषण की बात भी यहाँ पर हो रही है। तो ये उन्होंने बात की कि ऐसी मैरिज होगी वो वॉइडेबल होगी। अब सच्चिदानंद वर्सेस श्रीमती त्रिवेणी बाई का केस और शांति देव वर्सेस कंचन प्रसाद 1991 का केस, दोनों हम केस साथ में पढ़ेंगे क्योंकि दोनों केस लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं, दोनों केस लिव इन रिलेशनशिप के हैं। देखिए ये जो शांति देव वर्सेस कंचन प्रसाद 1991 का केस है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर दो व्यक्ति साथ में रहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ की तरह, और ओरल एविडेंस भी आ जाता है उनका कि भाई हाँ दोनों साथ में रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहते हैं, इस चीज से ये साबित नहीं होएगा कि उनकी जो साथ में रहने की जो मतलब वो जो रह रहे थे साथ में, वो उनके रिचुअल सेरेमनीज के थ्रू रह रहे थे, ये साबित नहीं हो रहा था कि दोनों साथ में रह रहे थे तो सेरेमनीज हुई है, रिचुअल्स हुई है। मीन्स हिंदू मैरिज में रिचुअल सेरेमनीज की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, हम सेक्शन 7 में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो बोला इस चीज से ये साबित नहीं होता कि उनके बीच में रिचुअल सेरेमनीज प्रॉपर हुई हैं। सच्चिदानंद वर्सेस श्रीमती त्रिवेणी बाई 2016 के केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये बोला कि अगर दो लोग साथ में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, लोगों को भी यही लगता है, लोग भी यही समझते हैं कि वो हस्बैंड एंड वाइफ ही हैं क्योंकि वो दूसरे को इस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो उस केस में बोल रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, स्पाउस की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जिस भी में रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो एज ए वाइफ मेंशन हुआ था व्यक्ति, दूसरा पर्सन जो है, स्पाउस जो है उसकी वाइफ, तो वो माना जाएगा कि वो हस्बैंड एंड वाइफ थे, उनको इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। फिर आ जाइए वरदाराजन वर्सेस स्टेट और सरला मुदगिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए ये दोनों केस ना बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं किसमें, एग्जाम्स में, मतलब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। तो वरदाराजन वर्सेस स्टेट 1965 का केस, इसमें भी सेरेमनीज और जो रिचुअल्स है उनकी बात हुई थी कि अगर कोई शादी हुई है, हमने बोला 2 शादी होती है, ठीक है, पहली शादी जो हुई वो रिचुअल्स एंड सेरेमनीज के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं पता, व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है। तो कह रहे हैं जो दूसरी शादी है वो बिगेमी यानी कि दुर्विवाह का अपराध उस व्यक्ति को तभी माना जाएगा अपराधी जब अगर पहली शादी ये साबित हो जाए कि वो सेरेमनीज रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हुई थी, क्योंकि रिचुअल सेरेमनीज जो होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और वैलिड मैरिज मानी जाएगी। एक व्यक्ति के बीच में व्यक्ति ने जब है सारी रिचुअल सेरेमनीज की है शादी करते हुए, तो उसकी मैरिज को वैलिड माना जाएगा। तो अगर ये साबित हो जाता है कि वो रिचुअल सेरेमनीज हुई है तो वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज जो दूसरी शादी उसने की है वो रिचुअल सेरेमनी से करी, बाकी कंडीशन भी है, तो उसे बिगेमी का अपराधी नहीं माना जाएगा। ये इस केस में माना गया, इस केस में कहा गया था। फिर सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और इसके साथ लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000, ये दोनों केस हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसका जो फैसला आया वो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के साथ ही आया था। तो सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ था, इस केस में एक व्यक्ति शादी करता है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, ठीक है, फिर वो क्या करता है, दूसरी शादी करता है। दूसरी शादी करने के लिए वो अपना रिलीजन ही चेंज कर लेता है, मतलब वो हिंदू से मुस्लिम बन जाता है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है और कन्वर्ट करके दूसरी शादी कर लेता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि रिलीजन के बेस पे क्या वो इस बिगेमी के अपराध से बच सकता है। तो इस चीज का आंसर देते हुए लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला, फिर इसका फैसला इसके साथ ही आया, ये बोला गया कि वो पर्सन बच नहीं सकता उस अपराध से। यानी अगर एक व्यक्ति की मैरिज हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हुई है, सारे रीति रिवाज फॉलो हुए, वो वैलिड मैरिज हो गई, उसके बाद वो व्यक्ति किसी बेनिफिट के लिए, किसी फायदे के लिए, वो बेनिफिट कुछ भी हो सकता है, उस किसी बेनिफिट के लिए अपने रिलीजन को चेंज करता है और उस रिलीजन के जो एडवांटेज लेते हुए वो दूसरा विवाह कर लेता है, भले ही कन्वर्जन की राइट्स जो है, जो सेरेमनीज हैं वो सब प्रॉपरली हुई हो, तो भी वो व्यक्ति अपराधी है बिगेमी का, क्योंकि उसकी पहली शादी अभी सबसिस्ट करती है, एग्जिस्टेंस में है। पहले व्यक्ति को अगर उसने तलाक नहीं दिया है तो उसकी जो दूसरी शादी है वो माना जाएगा कि उसने बिगेमी का अपराध किया है, भले ही उसने कन्वर्जन किया हो। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समझाते हुए ये भी कहा कि जो विवाह है वो कैसा है, बहुत पवित्र बंधन है और हिंदू मैरिज में तो उसको एक संस्कार तक माना गया, हिंदू मैरिज लॉज में तो उसको एक संस्कार तक माना गया। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है कि पहले तो किसी से शादी कर लेता है हिंदू मैरिज लॉ के अकॉर्डिंग, फिर अपने आप को कन्वर्ट करके उस रिलीजन के अकॉर्डिंग शादी करना चाहता है, तो बोल रहे हैं ना सिर्फ वो उस व्यक्ति का अपराध है जिसके साथ वो शादी करके आया, बल्कि उसके साथ भी गलत कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं रिलीजन, धर्म, जिसको पूजा जाता है। मतलब आप धर्म का भी फायदा उठा रहे हैं, तो बोल रहे हैं ये चीज गलत है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो जो पर्सन है वो अपराधी ही रहेगा, भले ही उसने धर्म की आड़ लेते हुए काम किया हो। तो ये हमारे केस लॉज हो गए और 3 कंडीशंस हो गई। आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। If you like the video, and if you don't like the video, then it's also okay. Thank you so much. Thanks a lot. Keep learning and keep smiling.